नमस्कारम। तो स्वागत है फिर से आपका पराशर एकेडमी का साइंस का ये जो लेक्चर सीरीज है। याद रहे ये पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज डेडिकेटेड है द आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी को, यानी आप खुद से पढ़ना कैसे सीखेंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो मेरी गुरुदक्षिणा है। दोस्तों में शेयर करें अच्छा लगे तो डिस्कस कर रहे थे हम। चल रहा था हमारा क्लास 9th का जो टॉपिक चल रहा था, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। मैंने आपको बताया था कि इस हेडिंग से ही आपको सेल का डेफिनेशन मिल जाता है। व्हाट इज सेल? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। तो जो आर्ट है कि कैसे छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रख के उससे डेफिनेशन बनाना है, कैसे चीजों को डिकोड करना है, कैसे ऐसे तरीके फॉलो करना है जिससे कि आप खुद सीख सको और लॉन्ग टाइम तक चीजें आपकी मेमोरी में स्टोर हो। मेमोरी में स्टोर होने के लिए आपको अपने थोड़े जो स्टाइल है उसमें थोड़े एडाप्टेशन लाने पड़ेंगे, और वो एडाप्टेशन के जो तरीके हैं यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक जो अगला हमारा है, दैट इज द शेप एंड साइज ऑफ सेल। अभी तक हमने सेल का डेफिनेशन पढ़ा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का डिफरेंस देखा। याद रहे इसके नोट्स, मैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस जो है उसके एक बहुत अच्छा मेरे पास नोट है। वो उस नोट को मैं अपने फेसबुक का जो मेरा पेज है, पराशर एकेडमी का जो पेज है फेसबुक पे, उस पर मैं शेयर करूंगा। और क्वेश्चन पेपर में पराशर एकेडमी का जो फेसबुक पेज है उस पर मैं अपलोड करते रहता हूं, तो आप वहां से जाके क्वेश्चन पेपर या नोट्स आप वहां से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। अच्छा, इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ चीजें डिस्कस की है, जैसे शेप एंड साइज ऑफ सेल हेडिंग स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में। आप जो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, लैब में आपका एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करते हो क्या था, जिसमें एक अनियन पील पे एक्सपेरिमेंट आपसे कराया जाएगा। तो अनियन पील का जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, माइक्रोस्कोप से जब स्टडी करोगे अनियन पील का, तो एक काम और करना आप, जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया वैसे आप कर लेना। एक छोटा अनियन साइज में, एक छोटा अनियन लेना, उसके पील का स्टडी करना, माइक्रोस्कोप से स्टडी करना, एंड एक बड़ा साइज का अनियन लेना। वो अफगानिस्तानी जो अनियन इतने बड़े बड़े होते हैं, कद्दू टाइप के, वो अनियन भी लेके आप उसका भी स्टडी करना। अगर आप दोनों अनियन का स्टडी करते हो, भले अनियन साइज में बड़ा या छोटा है, इट डजंट मैटर, उसके सेल का साइज आपको दोनों केस में सेम दिखेगा। यानी आप इसे ये भी एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि कोई छोटा बच्चा है या एक मैच्योर एडल्ट है या इवन एक पेरेंट्स जैसे हमारे हैं, इन हम सबके जो सेल का साइज है ना वो सेम है, बड़ा छोटा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो छोटे बच्चे में सेल का जो साइज होगा छोटा होगा, जो मैच्योर पर्सन है उसमें सेल का साइज जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोनों केस में सेल का साइज क्या मिलेगा आपको, या हर केस में सेल का साइज, जो ह्यूमन सेल है उसका साइज हर जगह आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल का साइज क्या होता है, फिक्स होता है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल का साइज क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। जनरली ऑर्गेनिज्म के सेल का साइज जो होता है, सेल का साइज और शेप जो है फिक्स होता है, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सेल है। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ दे देता हूँ, जैसे डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का जो साइज है वो क्या होता रहता है, वैरी करते रहता है, चेंज होते रहता है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सेल का शेप एंड साइज फिक्स होता है, बिल्कुल नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि सेल का शेप एंड साइज क्या होगा, फिक्स होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर एनसीईआरटी में कोई चीज डिस्कस किया जा रहा है तो उसके पीछे एक बड़ा मोटिव होता है, और उस मोटिव को फाइंड आउट करना ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। यही आपका जो लर्निंग का सबसे मेन पार्ट है वो यही है कि आपको कुछ सर्टेन चीज दी गई है, उससे आपको कंक्लूजन फाइंड आउट करना है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है, आपसे एनसीईआरटी ऐसी प्रैक्टिस क्यों मांग रहा है। उसका रीजन ये है कि आप जब थोड़े हायर क्लास में जाओगे या कोई बड़े एग्जाम आप ट्राई करोगे, तो वहां पे कुछ आपको पैसेज दिए जाते हैं, और उस पैसेज से आपको क्या करना होता है, कंक्रीट फाइंड आउट निकालने होते हैं, कुछ फैक्ट्स फाइंड आउट करने होते हैं, उसके हेडिंग आपको क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। आप इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो, इंग्लिश में भी आप देखते हो पैसेज आपको दिया जाता है,
और पैसेज से आपसे कहा जाता है कि इसके हेडिंग आप फाइंड आउट करो। कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं, किन चीज़ों को फोकस करना है, किन को स्किप करना है। तो ये चीज़ें आप जब साइंस का टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि साइंस का टेक्स्ट बुक आपको ये चीज़ ज़्यादा सिखाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि साइंस के टेक्स्ट बुक पढ़ने से एनालिटिकल एंड लॉजिकल ब्रेन डेवलप होता है, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग का जो प्राइमरी नीड होता है और हर एक ह्यूमन बीइंग के इंटेलिजेंस का सबसे अहम पार्ट होता है। तो खुद को इंटेलिजेंट बनाना है, आप बार बार किताब पढ़ो, एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, और ऐसे पढ़ के कुछ पैराग्राफ का एक फाइंड आउट निकालो, कुछ सेंटेंसेस का एक फाइंड आउट निकालो, कीवर्ड ढूंढो, ठीक है। देखो कि पैराग्राफ किस चीज पे स्ट्रेस कर रहा है। तो वो चीजें मैं बार बार आपको यहाँ सिखाता रहूंगा कि कल आप जब हायर क्लास में जाओ, आईआईटी के लिए जाओ, नीट के लिए जाओ, या बैंकिंग एग्जाम देने के लिए जाओ, या यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए जाओ, हर जगह ये जो स्किल है ना, छोटे छोटे आपके काम आएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि सर सीए की तैयारी करने के लिए किस तरह के स्किल डेवलप करने चाहिए स्टार्टिंग से, या आईआईटी की तैयारी करने के लिए शुरू से कैसा स्किल डेवलप करना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए क्या स्किल डेवलप करना चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए बायो आपका स्ट्रांग होना, ये मेजर फाइंड आउट, ये मेजर वो नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ बायो से डॉक्टर बनना होता तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, आपसे साइंस के कंसेप्ट जानना चाह रहे हैं वो, और साइंस के कंसेप्ट जानने के लिए एनालिटिकल एंड लॉजिकल ब्रेन आपके पास जबरदस्त होना चाहिए। जैसे डेटा की स्टडी करते हैं हम, कॉमर्स फील्ड में डेटा की स्टडी करते हैं, डेटा की स्टडी करके फिर हम एक कंक्रीट कंक्लूजन निकालते हैं, एक कंक्रीट फाइंड आउट निकालते हैं। तो वो भी एनालिटिकल लॉजिकल ब्रेन का पार्ट है। तो आपको चांस मिला है लाइफ में एनालिटिकल लॉजिकल ब्रेन को डेवलप करने का, तो आप यहाँ पे डेवलप करो। चलिए तो आगे बढ़ते, ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा, ये बहुत रिसर्च करके इन चीजों को मैं लेके आता हूँ, फिर आपके सामने रखता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। आज शेप एंड साइज ऑफ सेल हमें डिस्कस करना है। उसमें इलेप्टिकल शेप आप इक्लिप्स टाइप का शेप आप जाके देखना, अगर नहीं पता इलेप्टिकल शेप कैसा होता है, गूगल पर सर्च मारना, आपको इलेप्टिकल शेप मिल जाएगा। इलेप्टिकल शेप का एग्जांपल फैट सेल कैसा होता है? इलेप्टिकल होता है। स्फेरिकल ओवम कैसा होता है? स्फेरिकल। मेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्स सेल है वो क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल जो है वो क्या आपका? ओवम है। और मेन रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल जो है वो क्या है आपका? स्पर्म है। क्लास 8 में थोड़ा आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। तो स्फेरिकल शेप ओवम का होता है। स्पिंडल शेप, स्पिंडल मतलब बीच में मोटा और दोनों तरफ पतला, ठीक है, जैसे गिल्ली होता है उस टाइप का स्पिंडल। वो भी गूगल पर सर्च मारना, आपको स्पिंडल शेप का एक एग्जांपल मिल जाएगा। स्पिंडल शेप किसका होता है? स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल ये हमें टिश्यू वाले पोर्शन में पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ कंसीडर किया है। डिस्क्वाइडल शेप आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अच्छा, रेड ब्लड सेल भी कई बार पढ़ा जाता है और रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स भी पढ़ा जाता है, दोनों सही है। फिर एलोंगेटेड नर्व सेल। नर्व सेल आपको पता है कि लॉन्गेस्ट जो सेल है वो आपका क्या है? ह्यूमन बीइंग में लॉन्गेस्ट जो सेल है दैट इज द नर्व सेल। और नर्व सेल का जो लेंथ होता है करीब 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है। जनरली जो नॉर्मल सेल होते हैं उनके डायमीटर का शेप 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इट मींस कि 10 to the power -6 मीटर, बहुत ही छोटा होता है। और जो नर्व सेल है उनके कंपैरिजन में काफी बड़ा है, ठीक है, करीब आप ऐसे मान के चलो कि 1 लाख टाइम्स बड़ा है। आपको ऐसे कंपैरिजन करोगे तो कई चीजें क्लियर होंगी। तो इलोंगेटेड सेल, नर्व सेल इलोंगेटेड मतलब लंबा। देन आता है नॉब्ड थ्रेड। नॉब्ड थ्रेड क्या होता है? एक रस्सी लो, उसके आगे गांठ बांध दो। तो गांठ वाली रस्सी, ऐसी रस्सी जिसके मुंह पे गांठ बंधा हुआ हो, उसको बोलते हैं नॉब्ड थ्रेड। तो नॉब्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? स्पर्म का। आप 3 इडियट मूवी में देखे होगे वो, या कहीं भी देखोगे आप स्पर्म का, आपको एक डायग्राम दिखेगा, आप उससे अंदाजा लगा लोगे। फिर उसके बाद ये डिस्कस किया मैंने, लॉन्गेस्ट सेल मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच का जो एग है ना, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब पूछे गए हैं। जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज ऑस्ट्रिच का जो एग है ना, ऑस्ट्रिच का एग सिर्फ यूनिसेलुलर होता है, उसमें एक ही सेल होता है। तो ऑस्ट्रिच के एग का जो डायमीटर होता है 18 सेंटीमीटर अबाउट होता है। तो सबसे बड़ा जो सेल है वो क्या? लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग सेल। फिर उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट सेल।
स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्म जो होता है आपका स्मॉलेस्ट सेल होता है, माइक्रोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल होता है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ये हमने डिस्कस किया, शेप डिस्कस किया, शेप एंड साइज दोनों डिस्कस कर लिया। जब भी हेडिंग पढ़ो उसके अकॉर्डिंग चीजें ढूंढो। हेडिंग मैंने शेप एंड साइज दोनों लिखा है, तो शेप भी डिस्कस किया, साइज भी डिस्कस किया आपके सिलेबस में। और पहले स्कूल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बेसिस पे मैंने एक लिस्ट तैयार किया, और भी आपको लिस्ट मिलता है, एडअप करते जाओ, ठीक है। तो ये था शेप एंड साइज ऑफ सेल। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ सेल। सेल का फंक्शन क्या है? जैसे हमारी बॉडी में हमारे हैंड का फंक्शन है चीजों को कैरी करना, लेग का फंक्शन है वॉक करना, मूव करना, आई का फंक्शन है साइटनेस देखना, ईयर का फंक्शन है हियरिंग सुनना। एग्जैक्टली हमारा सेल भी क्या करता है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है, हमारे बॉडी में काम को बांटा गया है। हमारे बॉडी में काम कैसे बटा है? हाथ का काम है चीजों को उठाना, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। दिस इज द डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन। मैं पहले भी आपसे कहा था कि जब आप सेल की स्टडी करो अपने बॉडी से कंपेयर करके करो, ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। तो जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन डिवीजन ऑफ लेबर को फेवर करते हैं, एग्जैक्टली सेल में स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। स्मॉल कंपोनेंट्स क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर को फेवर करते हैं। अब वो स्मॉल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। देन व्हाट इज ऑर्गेनेल्स? ऑर्गेनेल्स आर द कंपोनेंट, सेल ऑर्गेनेल्स आर द कंपोनेंट ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म a specific function for the life of cell. सेल ऑर्गेनेल उस सेल का कंपोनेंट है जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है फॉर द लाइफ ऑफ सेल। जैसे हमें अपने जीवन जीने के लिए, अपने लाइफ को क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, अलग अलग फंक्शन करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली सेल को भी सर्वाइव करने के लिए, अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग फंक्शन करने पड़ते हैं। सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हमारे बॉडी में भी डिवीजन ऑफ लेबर है, इसलिए मैं कंपैरिजन बार बार कर रहा हूं। तो सेल में जो डिवीजन ऑफ लेबर है दैट आर परफॉर्म्ड बाय और दोज आर परफॉर्म्ड बाय द सेल ऑर्गेनेल्स। बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ऑल द लेबर्स, ऑल द स्पेसिफिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उनके नेचर के अकॉर्डिंग। उसका एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या, एनर्जी प्रोडक्शन करना। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ सेल। सेल अपना फंक्शन कैसे करता है वो मैंने बताया। उसमें मैं आपको अगला जो हमारा वीडियो होगा उस पे मैं आप सेल ऑर्गेनेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स पे मूव करने से पहले और जो सेल के जैसे पार्ट्स हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है। साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बाद साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स है सेल ऑर्गेन्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, वो मेरी गुरुदक्षिणा है, और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।